नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक और सत्र जहां पर भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, 94 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक भी आपको दिखा देंगे, वहां पर भी हमने देखा था कल सेल ऑफ था, आज करीब 80 पॉइंट नीचे है, तो ज्यादा हम बिखरे नहीं है निफ्टी बैंक में, वो एक अच्छा संकेत है। लेकिन हाँ, निफ्टी पर तो दबाव बना हुआ है। लेकर आइएगा मिड कैप इंडेक्स, जहां पर 33 अंकों की बढ़त, हल्की सी बढ़त देखी जा रही है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ हल्के से फेवर में बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ, लेकिन वो जो दायरा है तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स के बीच, वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो यह है फिलहाल आपके लिए मौजूदा हाल। ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप शेयरों में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। पहले आउट परफॉर्मर्स थे, ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है जैसे जैसे डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो ये एक पॉकेट है जिस पर आज वैसे भी बाजार की नजरें रहेंगी। मार्केट को सपोर्ट कहाँ से मिला है वो आपको दिखा देते हैं फटाफट से। हमारा जो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हैं उसके ज़रिए तो साफ आपको हो जाएगा कि कहाँ पर तेज़ी और कहाँ पर मंदी, कौन से स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में अभी भी दबाव का सिलसिला हावी है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए, आईटीसी का योगदान, अदानी ग्रुप में एंटरप्राइजेस का योगदान, भारतीय एयरटेल और अदानी पोर्ट की तरफ से भी सपोर्ट है। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज ये ड्रैग कर रहा है, पूरा 1% नीचे है, इसीलिए 30 अंकों की गिरावट वहां पर निफ्टी में बनती हुई इसकी तरफ से। फिर इन्फी, टीसीएस में दबाव और हिंडाल्को भी आज थोड़े से बैकफुट पर ही कारोबार कर रहा है। ये है अब तक की स्थिति बाजार की। यहाँ से आपकी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा और आज हमारे जानकारों की क्या पोजीशनिंग रहेगी वो आपको बता देते हैं। तो फिलहाल रिटर्न्स आपके सामने हैं, गिरते बाजार में रिटर्न्स अच्छे कमा रहे हमारे जानकार। अरुण आगे है, 9.5% के रिटर्न्स इनके। अमोल ने करीब 1% के रिटर्न्स कमाए और हल्का सा नेगेटिव टिक हरीश जुजारा के पोर्टफोलियो में -1.5% का। तो एक और सत्र मुनाफा वसूली का, और आप लोग कह रहे थे कि मुनाफा वसूली की तैयारी रहेगी मार्केट में। 21,565 के आसपास ये डे लो जो कल का था उसको फिर टेस्ट करने की स्थिति में बाजार आ चुका है और आज 538 का लो बनाया। अमोल क्या लग रहा है, कुछ और फिसलेगा नीचे? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक एक 2 दिन का एक टेक्निकल करेक्शन पूरा हुआ है। आज आईटी स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर है। लेवल के हिसाब से अगर मैं चार्ट पे देखूंगा तो 21,650 है, निफ्टी के लिए अहम लेवल रहेगा। उसके नीचे जब तक है आई थिंक जो वीक सेंटीमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा और ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 21,500 तक मार्केट स्लिप हो सकता है। वहां पे एक वहां से टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, हरीश आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्या एक पुल बैक का इंतजार है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। कल जैसे हमने देखा थोड़ा बहुत पुल बैक मिला था हमको, बिल्कुल, लेकिन ऊपर लेवल्स पे सेलिंग मजबूत है और यूएस मार्केट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत वीक थे और नैस्डैक वगैरह वीक था। उसके चलते आईटी इंडेक्स में थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है। अभी इमीडिएट के लिए सपोर्ट देखा है तो निफ्टी के लिए 21,500 के आसपास है मेरा सपोर्ट। तो जब तक उसके ऊपर है, थोड़ा लगता है कि साइडवेज हम लोग स्लाइटली पुल बैक देख सकते हैं, लेकिन हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। तो अगर 21,500 के नीचे चला जाता है इंडेक्स तो हम लोग को ज्यादा थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, थोड़ा बहुत और नीचे लेवल्स दिख सकते हैं इंडेक्स में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए हरीश की तरफ से पर्सपेक्टिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे लेकिन किन स्टॉक्स पर अरुण आपकी नजरें रहेंगी, इस समय की थीम क्या पकड़ेंगे आप? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है आज मोमेंटम काफी अच्छी तरह से कैरी होगा। पीएसयू बैंक्स भी मुझे लग रहा है वहां से अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो जो भी एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा है। नो डाउट इंडेक्स भी करेक्ट हो रहा है, पर मुझे लग रहा है 21,500 21,480 वहां तक हो सकता है। अगर करेक्शन बढ़े तो वहां तक आ सकता है। उसी के आसपास एक गैप लेवल है, उस गैप के आसपास मुझे लग रहा है एक बार सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट। तो अगर मार्केट नीचे आता है, नो डाउट अडानी का रीजन हो या ग्लोबल रीजन हो, 21,480 21,500 यहाँ तक मैक्स मुझे लग रहा है आ सकता है और वहीं से सपोर्ट मिलना चाहिए। और रेलवे पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है आज की थीम होनी चाहिए। रेलवे पीएसयू बैंक्स आज की थीम रहेगी। चलिए एक एक करके पहले तो आपके टॉप कॉल स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर देखते हैं आज नया ट्रेड आप लोग क्या जोड़ने वाले हैं। तो दिखाइएगा प्लीज हमारे जानकारों के टॉप कॉल्स पहले। और जिंदल 100 3% के रिटर्न्स कमाकर गया हरीश के लिए। ईआईएच करीब 5% के रिटर्न्स कमाकर गया है अरुण के लिए। और अमोल का पीवीआर आइनॉक्स 2% के रिटर्न्स कमाकर गया। अब सवाल यही है क्या ऐड करना है और क्या निकालना है और नया क्या आएगा।
एक एक करके सभी के पोर्टफोलियोज पर नजर डालते हैं। अमोल का पोर्टफोलियो प्लीज दिखाइएगा आप पहले स्क्रीन पर। वहां पर आप गौर करेंगे तो कुछ कुछ ट्रेड्स हैं जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ये पीवीआर, आइनॉक्स और एसबीआई कार्ड के साथ दरअसल बने हुए हैं। एक्सिस बैंक एग्जिट कर लिया। अमोल फिर आप जोड़ पाएंगे एक ट्रेड, क्या रहेगा वो? जी, मुझे बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स 115.50, अभी थोड़ा ऊपर है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि उसमें 125 के टारगेट्स दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 112.5। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ सपोर्ट लिया है। आई थिंक बुलिश फॉर्मेशन है, आगे जाके ये रैली में कन्वर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, तो रैली में कन्वर्ट हो सकता है काउंटर। बैंक ऑफ इंडिया बाय कॉल 125 का टारगेट, 112 रुपये 50 पैसे आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए अमोल का पिक इस समय, और पीवीआर एसबीआई कार्ड के साथ बने रहने का प्लान। चलिए लेकर आइएगा अब अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। और अरुण ने एक तो मुझे याद है सुबह में मेंशन किया था कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं वो एरिस में, लेकिन एरिस अभी भी होल्ड किया कि एग्जिट किया? अरुण? अर्चना जी, होल्ड किया है, एरिस को होल्ड किया। आज का लो का ही जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है, क्योंकि अगर आज का लो ब्रीच होगा तो 2 दिन के लोस ब्रीच हो सकते हैं और गिरावट आ सकती है। इसीलिए आज के लो के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है। ने कहा है इसे होल्ड करना है। स्टॉप लॉस प्लीज ट्रेल कीजिएगा, 904 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो ये फिलहाल आपका ट्रेड दिखाइएगा एक बार फिर पोर्टफोलियो। तो बेसिकली आप 2 ट्रेड्स जोड़ सकते हैं और एरिस को कर रहे हैं होल्ड। नया पहला ट्रेड क्या रहेगा आज का? देखिए, पहला ट्रेड जैसा मैंने कहा, रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो इरकॉन एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है, 181.5 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 200 के आसपास जाने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल पे बाई करें और 200 का टारगेट रखें और 176 के नीचे स्टॉप लॉस। 200 का टारगेट और स्टॉप लॉस 176 के नीचे। इरकॉन पर ये एक ट्रेड आपके लिए उभर कर आ रहा है अरुण कुमार मंत्री की तरफ से। चलिए हरीश का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो हरीश ने इनफैक्ट जिंदल 100 में 446 के आसपास एग्जिट कर लिया, बुक प्रॉफिट किया था। बाकी ट्रेड्स में डीवीज लैब को अभी भी कर रहे हैं ये होल्ड। हरीश, नया ट्रेड? हर्षिता जी, मेरा नया दूसरा ट्रेड रहेगा डिलीवरी में। फर्स्ट में डिलीवरी जो स्टॉक है बहुत करेक्शन देखने मिला था रिसेंटली। उसके बाद अभी 2-3 हफ्तों से अगर देखा जाए तो एक हिनवा से पैटर्न का फॉर्मेशन बना है और उसका आज ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा पैटर्न के हिसाब से ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं। 450 तक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे 400 के करीबन चल रहा है स्टॉक। करंट लेवल्स पे बाय करने की राय है और 450 का मेरा टारगेट रहेगा और 380 का स्टॉप लॉस। 380 का स्टॉप लॉस। डिलीवरी में तेजी का ट्रेड, करीब 12 रुपए ऊपर 3% भागा ये स्टॉक। 450 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है तेजी की तरफ। ये है फिलहाल हरीश का पिक। एक ट्रेड आ चुका है। अब हरीश और अरुण एक और ट्रेड देंगे। आप लोग आइडेंटिफाई करके रखिएगा कुछ। बहरहाल हम बात करते हैं 2024 की, और 2024 का साल कैसा रहेगा, खास तौर से एक ऐसे सेक्टर के लिए जहां पर पीएलआई का वरदान पिछले साल ही मिला। कैपेसिटीज कंपनियां बढ़ा रही हैं और डिमांड अच्छी खासी थी। ब्लू स्टार से बातचीत करेंगे। 2023 में वैसे आप ध्यान दीजिएगा, रूम और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काफ़ी बेहतर डिमांड थी। क्या ये डिमांड ट्रेंड्स बरकरार रहने के आसार हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी बी त्यागराजन हैं। त्यागराजन जी, स्वागत है आपका। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2023 came with its own challenges। थोड़ा सा समर विंटर एक्सटेंड हुआ, समर देरी से आया, फिर ऑफ कोर्स मॉनसून डिलेड था। उस सब के बीच इंडस्ट्रियल सेगमेंट और ऑफ कोर्स रूम एसी डिमांड काफ़ी मजबूत थी। आई डोंट नो इफ यू लुक एट reports, weather forecast for the year ahead 2024. I don't know if companies like you do that. लेकिन 2024 से उम्मीदें क्या होनी चाहिए? इस बार ये क्या रहेगा? Ashada, good morning and a very happy new year to you and your colleagues and your audience. 2023 was indeed a great year, despite summer season didn't do well. But post that, the demand bounced back. And the outlook for the Indian air conditioning and refrigeration industry is very, very encouraging. There are reports which suggest that India will be the fastest growing market for cooling products.
it will be the largest market also by 2040. In fact, space cooling market is projected to be somewhere around 1.4 trillion USD. That includes even ceiling fans and air coolers, so on and so forth. And we do have reports that suggest that the commercial refrigeration will open up in a big way. And you have a market size projection of around 29 billion USD for that by 2040. Now, the penetration levels are lower. So therefore, we are optimistic that 2024 will be a very significant year once again. I'm saying this because of the following reasons. Last summer, it didn't do well. Obviously, you will expect this summer to be a good one. Two, tier 3, 4, 5 markets have opened up in a big way. We are witnessing many aspirational middle class, first-time buyers planning to own room air conditioners. That is evident from the fact that more than 50% of the sale is happening through consumer finance. You are also witnessing very competitive entry-level products are being purchased in a big way, and all the brands are contributing to that effort as well, how to make the air conditioners affordable. In commercial refrigeration, ice cream penetration is growing, and so are certain other commodities, such as, whether you take sericulture, aquaculture, floriculture, and even export opportunities are being pursued there. In the B2B space, shop, showroom, boutiques, now the hotel sector is coming up because the hotels are running with very good occupancy. Healthcare is attracting a lot of investments, and you're aware government is investing in many airports as well as metro railway. Right. There will be challenges, but I think 2024 is going to be an exciting year. I'm sure it is. Mr. Tyagarajan, जब आप कहते हैं कि there will be challenges, what is the biggest challenge? Is it increasing competition for players like yours? There are many actually. The very first one is connected with the competition itself. If the market is growing, you will attract competition. Who will be there, and all the companies would like to avail this huge opportunity India will offer to now in this year and the years ahead. That is number one. But you have seen that is welcome. And I have stated this to your channel also, that Blue Star's own growth is after India opened up. And we credit this growth of Blue Star also to the intense competition in terms of our upgrading technologies or our expanding our manufacturing competence. All these comes due to competition. Most importantly, Indian AC industry is on top when it comes to sustainability measures, be it energy labeling or refrigerant related actions as per India Cooling Action Plan. In fact, we must take pride in the fact that India is doing a lot of things in this front as well. Right. The third one is connected with the research and development continuously will have to be done in order to make the product affordable. So these are the challenges ahead. And the GST is still 28%. I do not think that it will be fair on the industry's part to ask for reduction in GST, though we have been suggesting that at least 5-star air conditioners and other sustainable products may be brought under lower GST. Right. In a highly regulated industry, where in terms of energy labeling, refrigerants, e-waste, higher tariffs, we have to grow. At the same time, we have to deliver profits. Okay. Mr. Tyagarajan, I want to understand, especially when you spoke of competition, की प्लेयर्स कुछ प्राइस कट्स करने लगे हैं, क्या उसका प्रेशर आप पर भी आ सकता है? और इस तरह का प्राइस कट बढ़ते कंपटीशन के बीच, व्हाट डज इट स्पेल फॉर मार्जिन्स? There is nothing significant. All throughout, in my career, I've seen whenever the market is growing, there will be intense competition. When the market is down, because of inventory, there will be intense competition. So you wake up with that reality and you carry on.
The important thing is whether you are able to improve your competitiveness so that your margins are maintained. Correct. Which we have done. We have introduced products at every price point. That's the way forward. And the summer season is coming. Many new products will be launched for specific markets, whether it is a heavy duty air conditioners or affordable range. This will carry on. But I'm certain that in India, most of the buyers will be first-time buyers. And most of them are looking for entry-level products. So how you will make those products complying with all the regulations and in a high GST regime, make it affordable for the consumers after absorbing the consumer finance cost or e-waste cost. All these are cost elements. Okay. And we have demonstrated in the past, the confidence is that we will be able to do that. And again, the analogy I keep telling is this is like T20 cricket, the room air conditioners. Right. And whereas the commercial air conditioning, like a VRF, etc., is equivalent to a one-day cricket. And large infra projects are like test matches. So that's how we play. And Blue Star has improved its competitiveness, continues to invest in research and development. And you are aware, our chairman emeritus, Mr. Ashok Advani, had made a donation of rupees 100 crores last year towards research and development. And we opened a innovation center in the outskirts of Mumbai. So we are a company which has reinvented again and again, and this is another moment for us to propel ahead. And we are optimistic about the future. That's good to hear. Mr. Tyagarajan, to take that analogy further, what you mentioned about T20 test and one-day cricket, सबसे ज़्यादा रन फिर ब्लू स्टार कहाँ पर लग रहा है बनाएगा? कौन सी इनिंग्स पर ज़्यादा आपको भरोसा है? So the answer lies in Virat Kohli, and we are as youthful as Virat Kohli. And you know where all he has scored. Yes. And that's what we would like to. My final question, sir, is जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 and 4 and 5 सेंटर्स से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार आलोचना ये होती है कि your excessive use of air conditioning is also a big deterrent towards the impact on climate. क्या बड़े पैमाने पर R&D होगी ताकि क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा को कैसे कर्टेल किया जाए जब ज़्यादा से ज़्यादा ACs की इस्तेमाल होती है इस तरह के एनवायरनमेंट में? Are you investing in some kind of technology that would perhaps restrict the kind of CFC gases that are released? Yeah, so the recently concluded COP26 also dealt with that. And I will not say Blue Star alone. The entire industry is committed to sustainable and responsible growth. So the government of India, is the first one to come out with a country-wide cooling action plan. So India Cooling Action Plan is a very comprehensive one, which deals with how we can grow at the same time, ensure that the sustainability agenda is maintained. This is first part. Second part is through the Energy Conservation Act, we have a labeling program. Once in 2 years, the energy label is being upgraded, and the industry works with the Bureau of Energy Efficiency, and we are improving the energy efficiency consistently. Okay? The third part is connected with ozone depletion. The industry was ahead of the curve. And when you come to the global warming, we are committed to Kigali and the Paris agreements. And I am certain that we will be ahead of the curve. And the government has been more than willing, World Bank has been more than willing to ask the industry what you need, we will be in a position to do that. And one important piece in that is connected with research and development. And I will be happy to tell you that India is second to none in this particular aspect, whether it is variable frequency drives or variable refrigerant flow. We are a country which has the technology that is best in the world. Now, the work has to be done further in order to ensure that
how we can cope with the huge demand explosion that is going to happen in the next 10-15 years. Right. What new technologies could be. One important initiative is industry academia collaboration as well. Right. So we are working with the government, and the entire industry is committed to this. Mr. Tyagarajan, always a pleasure speaking to you, sir. Good luck for 2024, and we'll talk to you soon once your third quarter numbers are also out. All the best to you. Thank you. बी त्यागराजन एक आउटलुक देते हुए 2024 का, देखिए 2023 में डिमांड काफी जोरदार रही है और जैसे उन्होंने कहा जिस तरह का प्रदर्शन विराट कोहली का रहा है क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट्स में, उसी तरह का प्रदर्शन दरअसल ब्लू स्टार का भी रहने वाला है, उसको लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और ट्रेड्स ऐड करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 ना, मेरे ख्याल में एक और ट्रेड आएगा अब अरुण कुमार मंत्री की तरफ से। अरुण बताइए क्या जोड़ रहे हैं? सेकंड स्टॉक पीएसयू बैंक्स रहेगा। छोटे मॉड्यूलर पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 52 के आसपास सेंट्रल बैंक मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। 50.5 का स्टॉप लॉस लगा है और 58 का ऊपर में टारगेट। ओके, 58 का टारगेट और 50 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा सेंट्रल बैंक में। हरीश के पास एक और जगह खाली है जो दोपहर में शायद ट्रेड जोड़ना चाहेंगे, तो अब लेकर आते हैं आपके लिए वो रिकैप फटाफट से हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स ऐड किए हैं। हरीश ने डीवीज लैब इनफैक्ट कैरी किया है 4300 का टारगेट, 3880 स्टॉप लॉस, डिलीवरी नया जोड़ा 450 टारगेट है, 380 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। डिलीवरी इनको करीब 0.24% कमा कर दे रहा है, 0.49% का हल्का ड्रैग डीवीज की तरफ से आता हुआ। अमोल के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स जस के तस है, एक नया जुड़ा। जो नया आया है वो है बैंक ऑफ इंडिया, 125 टारगेट, 112.50 का स्टॉप लॉस, पीवीआर 1775 टारगेट, 1647 स्टॉप लॉस, एसबीआई कार्ड 800 का टारगेट, 760 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, आज एसबीआई कार्ड 1.5% ऊपर, 1.5% से ज्यादा की कमाई पीवीआर कर रहा है, 0.34% के रिटर्न्स बैंक ऑफ इंडिया देता हुआ इनके ट्रेड्स चल रहे हैं, अच्छे चले हैं। अरुण कुमार मंत्री ने 2 चेंज किए हैं, 2 नए जोड़े हैं रादर। सेंट्रल बैंक करीब 58 टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस, एरिस लाइफ 980 दरअसल इनका टारगेट है, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेड हुआ है, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट। और इरकॉन नया जोड़ा है, इरकॉन 200 का टारगेट है, 176 का स्टॉप लॉस है। तो अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन में एरिस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है लेकिन 0.69% जोड़ रहा है इरकॉन एंड 0.19% जोड़ रहा है सेंट्रल बैंक। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति और मुनाफे का मीटर की तरफ से क्या इंडिकेशन है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तीनों के रिटर्न्स हम आपको दिखाएंगे और देखिए ये है ताज़ा तस्वीर। अरुण 8.25% के रिटर्न्स के साथ, अमोल अब 3.22% पर आ गए हैं, हरीश जो -1 थे -4.3% के रिटर्न्स पर हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। हरीश का एक और ट्रेड आएगा और हमारे दूसरे जानकार अगर कोई बदलाव करेंगे उसका भी अपडेट हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे, या फिर आप ऑफ कोर्स 1 बजे सीधे ट्यून इन कर सकते हैं। मिड कैप मंत्र में भी एक अपडेट आएगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के प्ले के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।